और ये वीडियो देखकर लोगों ने किए कई सारे सवाल। नमस्कार, स्वराज फिनप्रो से मैं श्रद्धा कुशवाहा। आज हमारे बीच में प्रेजेंट हैं इन्वेस्टमेंट फील्ड के एक्सपर्ट जो लगभग 20 सालों से अपने क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड की सर्विसेज देते आ रहे हैं और करीबन 5000 से ज्यादा लोगों की फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय जैन, स्वराज फिनप्रो प्राइवेट लिमिटेड से। आज हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स में कैसा इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। सर का हमारी ऑडियंस की तरफ से स्वागत करती हूँ। थैंक यू। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि 21st सेंचुरी इंडिया की है, जहां पर लोग पॉलिटिकली ही नहीं फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और जुलाई 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग 2022-23 में हमारी जीडीपी 7.2% रही है, जो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती है। हमारी ऑडियंस भी फाइनेंशियली एजुकेट, मैच्योर और अवेयर होती जा रही है। तो जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो लोग आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन मच मोर इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी आज भी लोगों को एक सही डायरेक्शन और सही गाइडेंस की जरूरत है, जिसके लिए आज हमारे बीच में सर उपस्थित हैं। सर, आपकी एक वीडियो लोगों द्वारा बहुत पसंद की जा रही है। श्रद्धा, उस वीडियो को देखने के बाद में मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है उन सब के उत्तर देने में। और ये अच्छी बात है कि उन सब के प्रश्नों के सामूहिक रूप से उत्तर देने का यहाँ मेरे को मौका मिल रहा है। आप पूछिए, क्या पूछना है। बिल्कुल सर, वीडियो इतनी अच्छी थी कि लोग इतना उसको देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। एक्साइटेड होने के साथ साथ उनके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो हमारी ऑडियंस की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो सर, पहला सवाल हमारी ऑडियंस की तरफ से ये है कि वर्तमान में सेंसेक्स 65,000 से भी ऊपर चला गया है, तो क्या इस समय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? श्रद्धा, एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ये प्रश्न अमूमन हर एक कॉमन इन्वेस्टर के दिमाग में होता है। वो ये जानना चाहते हैं कि मार्केट का लेवल क्या आ गया और इस लेवल पे अब हमको पैसा और डालना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जहां तक प्रॉफिट बुक करने का सवाल है, इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक करना या पैसा निकालना तब करना चाहिए जब उसकी वास्तव में कोई जरूरत हो पैसा निकालने की। अदरवाइज पैसा पड़े रहने दीजिए, वो पैसा आपका धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। जब 20,000 का लेवल पे मार्केट था तब भी लोग बाग सोचते थे कि पैसा निकाल लूं, प्रॉफिट बुक कर लूं। 25 का आया, 30 का लेवल आया, 50 का आया, 60 का आया, हर लेवल पे लोगों के दिमाग में आता है। मगर मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, आप पैसा इन्वेस्ट करके रखिए, जब जरूरत हो उसकी पहले से प्लानिंग करके फिर इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि लेवल को चेंज करने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आपको 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में और आप 20 साल से ज्यादा समय से अपने क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड की सर्विसेज देते आ रहे हैं। तो आप हमारी ऑडियंस को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए? मेरे इतने सालों के अनुभव में मैंने एक चीज पाई है कि लोग बाग इन्वेस्टमेंट को कभी कभी कैजुअल ले लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि चाट पकौड़ी जैसा है, हम गए, टेस्ट किया, अच्छा नहीं लगा तो दूसरी दुकान पे जाके टेस्ट कर लिया। एग्जैक्टली ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले कुछ चीज़ें तय करना होंगी कि इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। दूसरी बात, उसका होराइजन कितना होगा। तीसरी बात कि उसमें आपके रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ये 3 प्रश्नों के यदि आप आंसर ले लेते हो तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट को चूज करना बहुत आसान हो जाता है। एज अ फाइनेंशियल गाइड मैं हमेशा लोगों से ये जब कोई प्रश्न पूछता हूँ तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे किसी ने बोला कि भाई मुझे मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए 15 साल बाद पैसे की जरूरत है। आज बच्चा 3 साल का है, जब वो 18 का होगा तो 15 साल बाद उसको एजुकेशन के लिए पैसा लगेगा। तो अब जब इतना लंबा समय है तो निश्चित तौर पे हम उसके इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क ले सकते हैं, या रिस्क लेने से मेरा तात्पर्य है कि कुछ इक्विटी के इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हैं। और ये प्रूव हो चुका है कि जितना लंबा समय आप इक्विटी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करोगे उतने आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की संभावना बढ़ जाती है। कई बार लोग बाग 2 साल 3 साल बाद में पैसा चाहिए होता है और बोलते हैं कि साहब मुझे कोई बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड बताइए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सर, म्यूचुअल फंड कंपनीज के 44 म्यूचुअल फंड कंपनीज में हजारों तरह की स्कीम्स हैं। इनमें आपको कौन सी स्कीम की जरूरत है ये डिसाइड कौन करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न हो गया। लोग बाग बोलते हैं दवाई की दुकान पे जाके, सर आपके यहाँ जो सबसे अच्छी दवाई है वो मुझे दे दीजिए। एग्जैक्टली क्या दवाई वाला आपको कोई अच्छी दवाई के नाम बता सकता है क्या? एग्जैक्टली नहीं। होता क्या है कि उसके पास तो सारी दवाइयाँ अच्छी हैं,
आपके लायक कौन सी दवाई है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं। कौन सी स्कीम आपके लिए सूटेबल होगी, वो सूटेबिलिटी चेक करने के बाद ही आपका एडवाइजर या आपका गाइड आपको बता सकता है किस स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जब सही इन्वेस्टमेंट सही जगह पर सही गाइडेंस के साथ होती है तो आपके गोल्स भी अचीव हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जब बात आती है एसआईपी की तो लोगों की तरफ इसका क्रेज बढ़ता ही जा रहा है और जुलाई 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग करीबन 33 लाख से ज्यादा नए लोगों ने अपनी एसआईपी शुरू की। तो सर, यूजुअली मार्केट को देखते हुए लोगों के मन में कभी कभी ख्याल आता है कि जब हाई मार्केट है तो अपनी एसआईपी बंद कर दें और जब लो होगा तो हम फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कभी कभी लोगों के दिल में यह ख्याल आता है कि मार्केट ऊपर आ गया तो एसआईपी बंद कर दें, मार्केट नीचे चला गया तो एसआईपी शुरू कर दें। एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। एसआईपी करी ही इसलिए जाती है कि हमको मार्केट को टाइमिंग करना ना पड़े। मार्केट नीचे जाए तो भी एसआईपी चलती रहे, मार्केट ऊपर जाए तो भी एसआईपी चलती रहे। ये एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का सिद्धांत इसमें फॉलो किया जाता है। जब आप लो लेवल्स पे भी परचेज कर रहे होते हो, यानी एनएवी जब लो होती है तब भी आप परचेज कर रहे होते हो, जब एनएवी हाई होती है तब भी आप परचेज कर रहे होते हो। जब एनएवी हाई होती है तो जो लो लेवल पे आपने यूनिट्स परचेज किए होते हैं उनकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। ये एसआईपी का सिद्धांत है। और एसआईपी बंद करना या चालू करना आपका डिसीजन तब होना चाहिए जब आपका गोल अचीव हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने चाहे जब एसआईपी चालू कर ली और चाहे जब बंद कर ली। उससे इन्वेस्टर का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ये कोई तय नहीं कर सकता कि आज मार्केट ऊपर आ गया है अब इसके बाद में नीचे नहीं जाएगा, या अब बॉटम में आ गया अब इसके बाद ऊपर नहीं जाएगा, या अब ये बॉटम आ गया अब मैं यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर रहा हूँ। तो दुनिया में कोई ताकत आज तक तय नहीं कर पाई कि ये मार्केट का बॉटम आ गया है या अप आ गया है। बहुत सारे लोगों ने कभी ऐसा गलती किया कि मार्केट का ऊपर आ गया, जैसे अभी 65,000 का लेवल आ गया, अब उन्होंने कहा कि हम मार्केट अपना एसआईपी स्टॉप कर देंगे जब मार्केट नीचे आ जाए। अब बहुत बार ऐसा हुआ कि जब मार्केट नीचे ही नहीं आया उसके बाद और ऊपर के लेवल्स पे आ गया, तो वो जो लेवल्स में जो उनको एसआईपी हिट करना चाहिए तो वो उनकी चूक गई। एक तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, मैं हमेशा से कहता हूं कि एसआईपी शुरू करने के पहले अपना गोल फाइनल करें। आपको कितने समय के लिए एसआईपी करना है, क्योंकि हमारे पास में कैलकुलेटर्स हैं। हम उन कैलकुलेटर्स के जरिए आपको ये बताते हैं कि इतने रुपए की एसआईपी इतने समय तक करोगे तो लगभग आपके पास में इतना रुपया बन जाएगा, यानी आपके फ्यूचर के गोल्स अचीव हो जाएंगे। या दूसरी बात हम बताते हैं कि सपोज फ्यूचर में आपको 15 साल बाद में 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो आज से कितने रुपए की एसआईपी करोगे कि 15 साल में वो 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। ये दोनों पद्धति से आप तय कर सकोगे कि हमें एसआईपी कब तक करना है। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मार्केट ऊपर आ गया और हम एसआईपी बंद करेंगे। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि शेयर मार्केट अपनी हाई टॉप लेवल पे है ना, तो हमारा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहेगा। तो ऑडियंस का सवाल है कि अभी हाई मार्केट में भी कुछ फंड्स के रिटर्न्स कम दिख रहे हैं, तो क्या उन्हें चेंज कर लेना चाहिए या नहीं? एक बहुत जेन्युइन सा प्रश्न है कि बहुत सारी स्कीम्स के रिटर्न्स इस समय लो दिख रहे हैं जबकि मार्केट अपने टॉप में आ चुका है। मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, वो इस क्वेश्चन को लेके मेरे सामने आए। मैंने उनको फंड का पास्ट परफॉर्मेंस बताया कि देखिए सर, आज से 3 साल पहले तक में ये स्कीम का परफॉर्मेंस टॉप चलता था, अब कुछ फाइनेंशियल एट्रीब्यूट्स के कारण से उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो चला है। ये एक्चुअली फाइनेंशियल एट्रीब्यूट से मेरा मतलब है साइक्लिकल रिटर्न्स, क्योंकि हर फंड मैनेजर का इन्वेस्टमेंट का स्टाइल अलग होता है, उसका पोर्टफोलियो अलग होता है, अंडरलाइंग स्टॉक्स वो अलग तरीके से खरीदता है, वो उसका खरीदने का होराइजन अलग अलग होता है। तो ये होता है कि मार्केट कोई भी स्कीम का जो परफॉर्मेंस है एक समय पे टॉप लेवल पे होता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ये ऊपर आना शुरू हो जाता है। और ये 1-2 स्कीम में नहीं, सभी स्कीम्स में होता है। जो आज टॉप परफॉर्मर स्कीम्स हैं वो भी कभी डाउन पे थी, जो आज डाउन पे हैं वो फिर ऊपर आ जाएंगी। इसलिए हमारा सजेशन हमेशा ये होता है, एसआईपी को कभी भी टाइम करने की कोशिश ना करें। फंड परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके नीचे से ऊपर आ जाता है और आपकी एसआईपी वापस परफॉर्मेंस में आ जाती है। ये तो बात हो गई एसआईपी की। अब आते हैं म्यूचुअल फंड पर। सर,
इस समय बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां नए नए एनएफओ को लॉन्च कर रही हैं, तो आपकी क्या राय है कि इन्वेस्टर्स को इन एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी एक नई स्कीम लॉन्च करती है तो उसको 10 रुपये पर यूनिट से स्टार्ट करती है। उसको उस स्टार्टिंग के पीरियड को बोलते हैं एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर। ये एनएफओ पीरियड 15 दिन का होता है और उसके बाद में जब ये एनएफओ पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद 7 दिन के बाद में उसकी एनएवी फिर से मार्केट वैल्यू पे इशू होती है। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यदि आपके पास में आज पैसा है तो। आज यदि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10 रुपये पर यूनिट से आपको इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है। और एक और मजेदार बात यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं वो कभी ना कभी तो लॉन्च हुई थी 10 रुपये पर यूनिट से। जैसे एक स्कीम का नाम मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, एक निप्पॉन ग्रोथ फंड। ये निप्पॉन ग्रोथ फंड 1995 में लॉन्च हुआ था 10 रुपये पर यूनिट से, और उसकी एनएवी की जो जर्नी है घटते बढ़ते आज 2500 रुपये से ऊपर हो चुकी है। तो बच्चा है, पैदा हुआ है, धीरे धीरे करके बड़ा होता है तभी तो कमा के देता है। बिल्कुल इसी तरह से आपको एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट आपका टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। और भी बहुत सारी 2007 में जो स्कीम्स लॉन्च हुई थी, 2008 में स्कीम्स लॉन्च हुई थी, 2012-15 में स्कीम्स लॉन्च हुई थी, उन सबके आप परफॉर्मेंसेस देखोगे तो बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट समय आप दीजिए, हर एनएफओ का परफॉर्मेंस समय के अनुसार अच्छा हो जाता है। सर, अभी हम एनएफओ के बारे में बात कर रहे हैं, तो एनएफओ कई सारे इनोवेशन थीम के ऊपर आए हुए हैं, नए एनएफओ आ रहे हैं, तो लोगों का जनरली सोचना होता है कि ऐसा ना हो कि हम एनएफओ में इन्वेस्ट करें और एनएवी डाउन होती चली जाए। तो आप हमारी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एनएफओ में भी इन्वेस्टमेंट करने से आपको डरना नहीं चाहिए। और एज फार एज इनोवेशन थीम इज कंसर्न, अभी जो नई टेक्नोलॉजीज इजाद हो रही हैं और जो जैसे 5G टेक्नोलॉजी, 6G टेक्नोलॉजी की तैयारी चल रही है, फिर ईवीज के मार्केट में लगातार नए इनोवेशंस हो रहे हैं। और इनोवेशन किस फील्ड में नहीं हो रहे, हर फील्ड में इनोवेशन होते हैं। तो यहाँ पे फंड मैनेजर कुछ ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्शंस में लगी हुई कंपनीज को सर्च करते हैं और उनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा, अभी आपने एक क्वेश्चन और पूछा कि मैंने एनएफओ में इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद इसकी एनएवी डाउन चली थी जाए तो क्या होगा। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। यदि आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि थोड़े समय के लिए डाउन आ भी गया तो ये वापस ऊपर पिक करेगा। जब कोई एनएफओ लॉन्च होता है तो सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार उसको 6 महीने का समय मिलता है पूरा पैसा प्रॉपर डिप्लॉय करने के लिए। और फंड मैनेजर भी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि परफॉर्मेंस का दबाव उसके ऊपर भी होता है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि चाहे जिस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दे। तो जो उन्होंने थीम तय किया है ना, उस थीम के आधार पे वो लोग इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं और 6 महीने के पीरियड में करते हैं। फिर एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जब व्यक्ति एसआईपी कर रहा होता है तो मैं उसको हमेशा बोलता हूं, तुम भगवान से ये प्रार्थना करो कि जब तक पैसा ना निकालना पड़े तब तक एनएवी डाउन रहे। यदि एनएवी डाउन होगी, ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, जितने ज़्यादा यूनिट्स होंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो लो लेवल की एनएवी पे आपने इन्वेस्ट कर लिया, अब जब एनएवी बढ़ना चालू होगी ना, तो जो लो लेवल की एनएवी पे आपने परचेज किया है उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी और आपका सारा का सारा फंड प्रॉफिट में आ जाएगा। सर, अब एक सवाल ये भी आता है कि क्या ये इनोवेशन जो एनएफओ आ रहा है इनोवेशन थीम पर, क्या ये एवरग्रीन है? हम इस पे कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इनोवेशंस के अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे जब 4 व्हीलर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले विदाउट ऑटोमेशन का गाड़ियां हमारे पास आना हुई, फिर ड्राइवर असिस्टेंस हुआ, फिर पार्शियल ऑटोमेशन चालू हुआ, फिर हाई ऑटोमेशन हुआ और अब फुल्ली ऑटोमेशन की गाड़ियां आने लगी। आने वाले समय में उड़ने वाली कारें आएंगी,
उड़ने वाली कारों के साथ में और क्या क्या इनोवेशंस होंगे ये हमको समय बताएगा। ये इस तरह से इनोवेशन तो हर समय एवर चेंजिंग मेथड है बेसिकली, है ना। चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, चाहे कम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, या जिस सेक्टर में देखेंगे आपको वहाँ पे इनोवेशन दिखेगा ही दिखेगा। हर समय उसके इनोवेशन पे नई नई ग्रोथ आपको मिलती है। तो अभी जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ऑटोमेशन इंडस्ट्री में जब ईवी कार बनना चालू हुई तो कैन यू इमेजिन कि उसमें कॉपर वायर कितना ज्यादा यूज किया जा रहा है। लगभग 15,000 मीटर कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये 15,000 मीटर है, ये 13.5 फुटबॉल के ग्राउंड को राउंड कर देंगे ना, इतना बड़ा है। इसके पहले की कारों में इस तरह से ये कॉपर वायर का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। तो अब जब ईवी का इनोवेशन हुआ तो साथ में ये जो वायर इंडस्ट्री है, क्या उसकी ग्रोथ नहीं हुई होगी? क्या उसके साथ में जो चिप इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ होगी? निश्चित तौर पे होगी। या उसके साथ में जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ होगी? बिल्कुल होगी। तो ये जो इनोवेशन थीम है ये इसी तरह से काम कर रही है, और जैसे जैसे इनोवेशंस नए नए होते चले जाएंगे उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी भी ग्रोथ होती चली जाएगी। और आप देखोगे कि इनोवेशन थीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना हमेशा फायदेमंद होगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि अगले 25 साल में, यानी कि जब हमारा आज़ादी का सेंचुरी होगा, तब हम दुनिया की नंबर 2 या नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएंगे। 2030 तक आते आते हमारी इकोनॉमी लगभग $7 ट्रिलियन की हो जाएगी, जो आज अभी 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर की है। तो जब ये इकोनॉमी में ग्रोथ होगी तो वो तब होगी ना जब इनोवेशंस होंगे। तो जिस तेजी से इस इनोवेशन की रफ्तार बढ़ रही है, जिस तरह से हमारे जीडीपी की रफ्तार है, उसी रफ्तार से आपके फंड्स के भी रिटर्न्स आने की संभावना पूरी बनती है। यहाँ पे मैं कोई परसेंटेज बोल दूं कि साहब इतने परसेंटेज का रिटर्न होगा, ये संभव नहीं है, ये कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन ये मैं तय कर सकता हूँ कि जिस तरह के रिटर्न्स प्रीवियस ईयर्स में आपके इक्विटी फंड्स ने दिए हैं, लगभग इसी तरह के या उससे बेहतर रिटर्न्स आपको आने वाले सालों में इस थीम के थ्रू मिलेंगे। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारी ऑडियंस की तरफ से ये भी है। हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि ऐसी कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें हर एक बंदे का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पार्ट 2 में लेके आएंगे और कई सवाल, क्योंकि सर के साथ हमारा पार्ट 2 होने वाला है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट पार्ट में आप जानेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में। होप सो आज के इस सेशन ने हमारे कई नए इन्वेस्टर्स को एक नई दिशा दी है। तो बने रहिए हमारे साथ स्वराज फिनप्रो प्राइवेट लिमिटेड। Any references to past performance in this video should not be construed as an indicator of future results. The value of investments may fluctuate and you may receive more or less than your initial investment. We strongly recommend speaking with a qualified financial advisor to assess your individual financial situation and investment goals before making any investment decision. Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme related documents carefully before investing.